गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक। तो पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो राइटर्स हैं वो कमलेश्वर हैं। पहले तो हमें जॉर्ज पंचम के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं जॉर्ज पंचम कौन थे, वो उनकी डेथ क्या, वो उनका जन्म कब हुआ और एक्सेप्टर्स बहुत सारी चीज़ें। तो पहले हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि जॉर्ज पंचम एक्चुअल में कौन थे। तो जो जॉर्ज पंचम थे बेटा, वो एक ब्रिटिश शासक थे, ओके, जो कि यूनाइटेड किंगडम्स आप लोग ने जानते हैं। और इनका जन्म जो था 3 जून 1865 में, वो भी लंदन में हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 20 जनवरी 1936, ओके। और ये आपको और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि ये दिल्ली के राज्य भी थे, जो कि इनके साथ मैरी कॉम आई थी। तो ये दो लोग आए थे, मैरी करके भी एक थी लेडीज़, और ये ब्रिटिश के राजा भी थे। तो ये दो लोग साथ में आए थे, और ये आए थे मुंबई से पहले। इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया था। ईयर्स थे 1911 में, जो कि वहाँ से आए थे। तो उसी टाइम जब उन्होंने मुंबई से एंट्री की थी इंडिया में, तो आप लोग ने गेटवे ऑफ इंडिया का भी नाम सुना होगा। तो इन्हीं की याद में, जॉर्ज पंचम की याद में ही वो इंडिया गेट भी बनाया गया था वहाँ पे, कि उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार भी कह सकते हो, मतलब कि वो एक गेट हो गया था, कि एक गेट बन गया कि वहाँ से हम इंडिया में एंटर कर सकते हैं। और जॉर्ज पंचम ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 टू 1918 तक, तो उस टाइम भी ये लड़ी हुई थी। और इनकी जो डेथ थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हो गई थी 1936 में। तो ये तो जॉर्ज पंचम की मतलब हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस की वो एक्चुअल में क्या थे और क्या नहीं ना। तो अब हम इस चैप्टर की मतलब समरी देखते हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें बताना क्या चाहते हैं कि इनकी नाक, राइट, जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया गया। तो मतलब क्या है स्टोरी में, तो एक्चुअल में वैसे भी हमें नाक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि आप लोग कह सकते हैं कि हमारी जैसे सोसाइटीज़ में नाक जो होती है वो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से, और इतना ही नहीं, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अनेक मुहावरे भी हिंदी में हैं, जो कि जिसमें हम कह सकते हैं नाक कटना या नाक काटना, और बहुत से हैं, नाक रगड़ना एंड नाक ऊंची होना, नाक में दम करना, नाक फुलाना, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारी आपकी मुहावरे भी दी गई हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। और इसके बारे में मतलब पूरी डीपली अच्छे से इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया है कि कैसे जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उससे रिलेटेड मतलब उनकी स्टोरी क्या थी, जो कि इसके राइटर्स थे कमलेश्वर। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है स्टोरी से। तो हम देखते हैं कि स्टोरीज़ में और भी चीज़ें क्या बताई गई हैं जो जॉर्ज पंचम से रिलेटेड हैं। इसमें मतलब बताया गया है कि जो कैसे लेखक ने मतलब अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी कैसे वे सत्ता से जुड़े रहे थे, और कैसे विदेशी आक्रमण पर उन्होंने विदेशी आकर्षण पर कैसे उन्होंने गहरी चोट मारी थी। और मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें बताया गया है। तो हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे, तभी हमें स्टोरी में समझ में आएगी कि इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज़ क्या हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। ओके, तो
इसमें बताया गया है कि उस समय की ये बात है जब इंग्लैंड की रानी, आप लोग को पता है एलिजाबेथ हैं, जो वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पहुंचने वाली थी, मतलब पधारने वाली थी, मतलब कि वो आने वाली थी। और इससे रिलेटेड अखबारों में बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही थी कि मतलब अखबारों में, मतलब जो न्यूज़पेपर में मतलब आ रही थी डेली खबरें की जो हैं एलिजाबेथ वो आने वाली हैं हिंदुस्तान में, वो आने वाली हैं। तो इससे रिलेटेड डेली कुछ न कुछ न्यूज़ आती थी और रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें भी आ रही थी कि शाही दौर के लिए कि बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान है कि मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पे वो कौन कौन से कपड़े पहनेंगी, किस तरीके के कपड़े कब क्या पहनेंगी। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सी मतलब तैयारियाँ भी चल रही थी। और आखिर ये मजाक भी नहीं था, बहुत ही सीरियस मैटर था कि वो जो ज़माना भी बहुत ही चेंज हो रहे थे काफ़ी पुराने से रिलेटेड। तो इस सब से वो फोटोग्राफर वगैरह सब बुला रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया। तो जैसे कि आप लोग अभी भी फिल्मों में देखते हैं, अगर किसी भी सेलिब्रिटीज़ की या किसी भी देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में किसी हीरो हीरोइन की अगर मैरिज हो रही है तो उससे रिलेटेड कितने सारे कि इन्होंने इतने महंगे लहंगे पहने हैं या इतने महंगे सूट हैं। तो इस तरीके से उस टाइम में भी जो एलिजाबेथ थी उनके कपड़ों के मतलब रानी ने मतलब जो भी एलिजाबेथ थी वो किस तरीके के कलर रंग के सूट बनवाती थी या रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया और उनके कितने खर्चे हो रहे हैं उस सूट को लेके, तो वो सारी रिलेटेड वो सारी न्यूज़ डेली हिंदुस्तान में फैलती रह रही थी, मतलब कि दूसरे दिन दिखाई देती थी हेडलाइन बन के। जैसे कि आप देखते हो न्यूज़ वगैरह भी सुनते हो तो किसी सेलिब्रिटीज़ की या कोई भी अगर एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं तो उनके कोई भी अगर मैरिज हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी नोटिस होती है वो पहले हाईलाइटेड हो जाती है कि उन्होंने इतने महंगे कपड़े लिए हैं एक्सेट्रा। तो उस तरीके से डेली यहाँ पे भी क्या होते थे, न्यूज़ आती थी। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसमों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो इस तरीके से बहुत सी मतलब रानी एलिजाबेथ की जो जन्मपत्री मतलब जो जन्म होती है ना, कहते हैं जन्मपत्री होती है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ जो होती है जिसको उसी को जन्मपत्री कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ। एंड प्रिंस फिलिप के बहुत सारे कारनामे और तो और उनके जो नौकर, बावर्ची, जो अंगरक्षक मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते थे, बॉडी गार्ड जिसको कहते हैं, एंड शाही महलों में रहने वाले पलने वाले जो डॉगी वगैरह थे उन सब की भी तस्वीरें अखबारों में डेली छप जाती थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ गई रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशखास्ता मुंह से निकल गया, वह हमारे घर खुदा की रहमत। कभी अपने घर का देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। तो इस तरीके से मतलब जब उनके आने की खबर फैलते जा रही थी हिंदुस्तान में और राजधानी जो हमारी राजधानी मतलब दिल्ली थी वो उसमें पूरा तहलका मच गया था कि रानी जब 5,000 रुपये की एक रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी तो वो पल मतलब कहने ही लायक होगा, कुछ अलग ही होगा, बहुत कुछ होना चाहिए वहाँ पे अलग, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उनकी शान शौकत देखने लायक है और वही रानी दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली। और इसी बात को लेके कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, मतलब ऐसे इस तरीके से वहाँ पे कह रहा जाता है कि वो अगर हमारे घर आए तो समझिए खुदा की रहमत है, खुदा की बौछार हो रही है। कभी हम उनके कभी अपने घर को देखते और कभी कभी उनके घर और अपने घर को हम देखते थे और देखते ही देखते नई दिल्ली की कायापलट हो गई। कायापलट मतलब कि पूरी चीज़ें चेंज हो गई, सब बदल सा गया।
और करिश्मा तो यह था कि किसी ने नहीं कहा कि किसी ने किसी को नहीं देखा, और मतलब किसी ने किसी को नहीं कुछ भी नहीं कहा और न किसी को कोई देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनो मतलब कि बहुत ही कोमल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे तैयार करना, सजावट करना। तो इस तरीके से सड़कें जवान मतलब जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी वो भी अच्छे से हो गई, हाईलाइटेड कर दी गई, बुढ़ापे की धूल, जो गंदगी वगैरह धूल थी वो सब साफ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब श्रृंगार किया गया, उसे सजावट किया गया। श्रृंगार मतलब होता है सजावट करना। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। बस एक वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स बताई गई कि ये मुश्किल था कि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो काफ़ी फेमस थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, बट सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक बहुत ही मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, बट सिर्फ उनकी नाक ही नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष थे, कुछ विपक्ष, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। तो मतलब कि उसमें जो जॉर्ज पंचम की मतलब बताई गई है कि उनके नाक के लिए बहुत सारे तहलके मचे हुए थे। कुछ समय उनके नाक से रिलेटेड बहुत से आंदोलन होते थे। राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे प्रस्ताव भी रखे थे, चंदा भी जमा किए थे, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, कुछ लोग में बहसें हो गई और अखबारों पे पन्ने रंग गए थे। इस पर बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या उनकी नाक हटा दी जाए। बहुत से राजनीतिक आंदोलन होते रहते थे, कुछ पक्ष भी थे, कुछ विपक्ष भी थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, और खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक पर पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे नाकें खड़ी हुई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकतों के साथ उतारकर अजायब घरों के में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो ये मतलब उनसे मतलब कि रिलेटेड थी। अभी और इसके आगे की स्टोरी हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।